राधे राधे सभी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से प्रश्नोत्तरी हो रही है और उसी में रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो भूमिका दी है, आज ये अंतिम वीडियो है उनके। उससे कल से हम फिर शुक्ल जी के बुक से ही प्रश्नोत्तरी क्रिएट करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देखिए। छायावाद के किस लेखक को आयुक्रम और काव्य प्रकाशन दोनों दृष्टि से ज्येष्ठ माना गया है, यानी कि बड़ा माना गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। तो काव्य रचना ध्यान रखिएगा, काव्य प्रकाशन और आयुक्रम, आयु के आधार पर और काव्य प्रकाशन के आधार पर बड़ा किसको माना गया? तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न, झरना व पल्लव जो कि प्रसाद व पंत जी की रचनाएं हैं, इनका समय क्या है? 1926, 1918, 1919, 1927, 1918, 1926, 1918, 1922। तो सही आंसर है 1918 और 1926। 1918 में झरना का पहला संस्करण हुआ था और 1926 में पंत जी की पल्लव की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, झरना का कौन सा संस्करण पल्लव के पहले प्रकाशित हुआ था? प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, दोनों। तो यहाँ पे जो प्रथम संस्करण है वो झरना जो पंत जी की पल्लव रचना है उससे पहले हुआ था, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पल्लव 26 की रचना है, तो उससे पहले झरना का संस्करण हुआ था वो 1918 में हो गया था। यहाँ ध्यान रखना है कि इनके जो झरना रचना है इसके दो संस्करण हुए थे, एक पल्लव से पहले हुआ है और एक पल्लव के बाद हुआ है। झरना अगला प्रश्न देखिए, झरना का काव्य वैशिष्ट्य को किस संस्करण में रखा गया है? प्रथम संस्करण में, द्वितीय संस्करण में, तीसरे संस्करण में या सभी में? तो यहाँ पे तीसरा संस्करण तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि झरना के दो ही संस्करण थे। तो यहाँ पे जो दूसरा संस्करण है इसमें काव्य वैशिष्ट्य देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्ल जी का मानना है कि इनका जो प्रथम संस्करण है उस झरना का जो पहला संस्करण है उसमें काव्य वैशिष्ट्यता का अभाव है। अगला प्रश्न देखिए, झरना के दूसरे संस्करण जिसके अंतर्गत काव्य वैशिष्ट्य आता है का प्रकाशन किस रचना के बाद माना जाता है? ठीक है, जो दूसरा संस्करण हुआ था उसमें जो काव्य वैशिष्ट्य प्रयोग हुआ है, जो छायावादी रचनाओं की विशेषताएं होती हैं वो दूसरे संस्करण में आई हैं। तो ये किस रचना के बाद प्रकाशन हुआ है इनका दूसरा संस्करण? तो परिमल है, झरना है, पल्लव है, जूही की कली है। तो यहाँ पढ़े थे कि पंत की रचना के बाद होता है, तो पंत की जो पल्लव रचना है इसके बाद झरना का दूसरा संस्करण होता है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना में कितनी कविताएं संकलित हैं? और यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम संस्करण की बात हो रही है। अगर झरना के प्रथम संस्करण में कविताओं की संख्या पूछी जाएगी तो उसमें कितने हैं? 20 हैं, 22 हैं, 24 हैं, 30 हैं। तो आंसर सही होगा 24। जो पहली बार झरना आया था उसका पहला संस्करण हुआ था उसमें केवल 24 रचनाएं कविताएं थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी की झरना जो द्वितीय संस्करण आया था इसमें नई रचनाएं और जोड़ी गई थी, उनकी संख्या क्या है? 10 है, 31 है, 41 है, 52 है। तो यहाँ पे इनकी संख्या 31 या 33 पाई गई है। तो देखेंगे तो शुक्ल जी की भूमिका जो शुक्ल की बुक में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भूमिका दी है उसमें जो एक डेफिनेशन दी गई है शुक्ल के द्वारा, उस डेफिनेशन के आधार पर 31 कविताओं को जोड़ने की बात की गई है। लेकिन बाद में जब हम इनका विस्तृत रूप में इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इतिहास ग्रंथ के आधार पर 33 इन्होंने कविताएं मानी हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 31 या 33 ये दोनों मिल रहा है। अगर प्रश्न इनके पुस्तक से बनता है शुक्ल जी की तो वहाँ पे 33 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इनकी भूमिका से प्रश्न बनता है तो यहाँ डेफिनेशन के आधार पर 31 कविताएं बताई गई हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, एक कथन है कि जो झरना है, झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। झरना की उन 24 कविताओं में, अब ये प्रथम संस्करण में 24 कविताएं रखी हैं, तो ध्यान रखिए 24 कविताएं कहाँ पे हैं? प्रथम संस्करण में। तो उसी प्रथम संस्करण के लिए कह रहे हैं कि उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता है। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984, ठीक है, 1984, जब इसमें से आप 57 वर्ष कम कर लेंगे यानी कि माइनस कर लेंगे तो वहाँ पे आएगा 1927 सन निकलेगा। तो दूसरा जो संस्करण आया है वो 1927 में निकला। पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया।
तो जो इसमें आता है तो दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे निकलता है कह रहे हैं, उसमें पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 31 नई रचनाएं जोड़ी गई। तो जो मैं अभी कह रही थी कि कोटेशन में 31 है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कोटेशन में ही दिया है कि 31 नई रचनाएं जोड़ी गई। तो ज़्यादा मौलिकता तो मुझे इसी में लग रहा है कि इन्होंने 31 रचनाओं को जोड़ने की बात कही होगी। आदि लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिणाम में सर्वत्र दिखाई पड़ी हैं। यानी कि दूसरे संस्करण में शुक्ल जी मानते हैं कि जो झरना निकला है उसके दूसरे संस्करण में जो छायावाद की विशेषताएं हैं, जो लाक्षणिक वैचित्र है, वो दूसरे संस्करण में मिलता है, पहले में नहीं। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का, नगेंद्र का, जयशंकर प्रसाद का या निराला का। तो ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, झरना का पहला संस्करण कब हुआ था? 1917 में, 1952 में, 1920 में और 1918 में। पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका संस्करण हुआ था, पहला संस्करण 1918 में। झरना का द्वितीय संस्करण कब हुआ था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो यहाँ हमने संवत में पढ़ा है अभी 1984। तो ये 84 को में जब हम लोग कम करेंगे 57 साल, तो 1927 आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 1927 जो है वो इसका झरना का द्वितीय संस्करण का समय है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की किन रचनाओं में पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद का अनूठापन, व्यंजक चित्र विधान आदि सब कुछ मिलता है? लहर में, 31 नई रचनाओं में, ध्रुव स्वामिनी में, चंद्रगुप्त में। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो छायावादी रचनाओं की विशेषता होती है, अभिव्यंजना का अनूठापन है, व्यंजक चित्र प्रधानता है या पूरा रहस्यवाद है, ये तीन चीज़ें जो छायावाद काव्य के अंदर पाई जाती हैं वो इनके 31 रचनाओं में मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा आदि रचनाएं किसकी हैं तथा किस संस्करण में जोड़ी गई हैं? तो ये प्रसाद की हैं, द्वितीय संस्करण झरना में जोड़ी गई हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रसाद की हैं, प्रथम संस्करण झरना में जोड़ी गई हैं। प्रसाद की हैं, दोनों संस्करणों में मिलती हैं, या सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे जो 31 रचनाओं को जोड़ने की बात की है, उन्हीं में ये नई कविताएं जोड़ी गई हैं। तो प्रसाद आंसर हो जाएगा, प्रसाद के द्वितीय संस्करण, यानी कि झरना का जो द्वितीय संस्करण था उसमें ये जुड़ी हुई थी। तो रचनाएं भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जो झरना में द्वितीय संस्करण में सम्मिलित हैं। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि किरण को विषाद हुआ था, है ना। तो ऐसे याद करेंगे कि किरण नाम की एक लड़की है, उसको विषाद हो गया था, यानी कि दुख हो गया था। तो उसने क्या कहा कि खोलो द्वार, वो इंतजार कर रही थी, ठीक है। तो खोलो द्वार, बालू की बेला हो गई बसंत की प्रतीक्षा करते करते, और जो प्रेम था वो क्या हो गया? बिखर गया, तो बिखरा प्रेम। तो ये हो गई इनकी रचनाएं जो झरना के द्वितीय संस्करण में है। अब अगला प्रश्न देखिए, छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं झरना के किस संस्करण में प्रकाशित रचनाओं में देखने को मिलती हैं? तो ये चीज़ अब स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। प्रथम संस्करण में, द्वितीय संस्करण में, दोनों में कोई नहीं, तो द्वितीय संस्करण में जितनी भी रचनाएं आई थी बाद में, उसमें जो छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं थी द्वितीय संस्करण में मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के झरना रचना के द्वितीय संस्करण से पूर्व पंत की कौन सी रचना बड़े धूमधाम से निकल चुकी है? तो ये वीणा थी, पल्लव थी, परिवर्तन थी या ग्रंथि थी। तो एक शब्द यहाँ पे आ रहा है धूमधाम, इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे ये तो अभी सीधे सीधे प्रश्न पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की जो झरना रचना है उसके द्वितीय संस्करण से पहले पंत की कौन सी रचना बड़े धूमधाम से निकली थी? तो ये हो गई पल्लव। तो धूमधाम शब्द का प्रयोग इन्होंने शुक्ल जी ने रामचरितमानस के संदर्भ में भी किया है, जो मानस तक मतलब इतना धूमधाम के साथ रामचरितमानस निकला कि वो जनमानस के हृदय तक वो हो गया था। इस तरह से एक कोटेशन दिया है, तो इसका एक महत्ता है। इस धूमधाम से तात्पर्य ये है कि शुक्ल जी पल्लव को ही पहली रचना मानते हैं छायावाद की। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि जो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की झरना को कहा जाता है, ये तो सर्वमान्य है ही है। लेकिन अगर शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो इन्होंने पल्लव को माना है, और इसको मैं अभी अगले प्रश्न में ये चीज़ आएगी कि क्यों माना है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पंत जी की किस रचना के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। तीन बातें ध्यान रखिए, पंत की वह कौन सी रचना है जिसमें रहस्य भावना, अप्रस्तुत विधान,
और लाक्षणिक वैचित्र्य, ये चीज़ें विशेषताएं जो हैं अत्यंत प्रचुर ज़्यादा मात्रा में सब जगह दिखाई पड़ती हैं उनके पल्लव में, वीणा में, ग्रंथि में, परिवर्तन में। तो इनके पल्लव ग्रंथ में, तो ध्यान रखिएगा इसमें होगा आंसर पल्लव। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकाशन अनुक्रम के अनुरूप छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जो मैं अभी प्रश्न कही थी तो वही है कि इन्होंने प्रथम काव्य संग्रह किसे माना है? झरना को, लहर को, पल्लव को, ग्रंथि को। तो इन्होंने पल्लव को माना है। ध्यान देना है कि जो सर्वमान्य है इसको प्रयोगशाला कहा जाता है, झरना इसको माना जाता है, लेकिन अगर शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो हम लोग झरना नहीं करेंगे, वहाँ पे पल्लव को करेंगे। इसका विवेचन शुक्ल जी कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये लिखते हैं कि उपयुक्त विवेचन पर जो विशेषता छायावाद की होनी चाहिए थी वह पंत जी के पल्लव में भी देखने को मिलता है। जो इन्होंने विवेचन किया है झरना का, तो कहते हैं कि जो छायावाद के अंतर्गत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जो मैं ऊपर लाइन करी हूँ, जैसे अप्रस्तुत विधान है, चित्रमयी भाषा है, रहस्य भावना है, लाक्षणिक वैचित्र्यता है, ये चीज़ पल्लव के अंदर भी मिलता है कह रहे हैं। लेकिन विद्वानों द्वारा झरना को प्रथम काव्य संग्रह माना है। वही शुक्ल जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस झरना को प्रथम छायावादी काव्य संग्रह कहा गया है उसका प्रथम संस्करण में छायावादी विशेषताएं प्राप्त नहीं होती। छायावादी विशेषताएं झरना के द्वितीय संस्करण में आती हैं और उस द्वितीय संस्करण से पहले पंत जी का पल्लव आ गया था। तो विशेषताएं जो छायावादी ग्रंथ की होना चाहिए थी वो शुक्ल के अनुसार उसमें उन ग्रंथों में या उन काव्य वैशिष्टता में अप्रस्तुत विधान होना चाहिए था, लाक्षणिक वैचित्रता होनी चाहिए थी, रहस्य भावना होना चाहिए था। और ये चीज़ें जो झरना को विद्वान मान रहे हैं कह रहे हैं, तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब प्रथम संस्करण, क्योंकि अगर आप लोग उसको कह रहे हैं तो झरना हो सकता है, लेकिन झरना तब होगा जब पल्लव ना आया होता। लेकिन जब उससे पहले अगर आप सन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 26 में पल्लव आ रहा है और 27 में आ रहा है झरना, झरने का दूसरा संस्करण। तो झरना का जो पहला संस्करण है उनमें ये काव्य वैशिष्ट्य पाया ही नहीं जाता है, तो वो कैसे छायावादी रचना होगी, ये शुक्ल जी का कहना है। उसके बाद आ रही है पल्लव 26 में, इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि पंत के उसमें ये सब चीज़ें मिलती हैं तो वो प्रथम काव्य संग्रह होगा। और जो प्रसाद में अगर झरना में पाया जाता है तो वो पंत के बाद यानी कि 1927 में वो आ रही है, तो वो नहीं हो सकता है, ये शुक्ल जी का कहना है। उसको विश्लेषित करते हुए बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन अनुक्रम के अतिरिक्त भी एक कारण है जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं करते, पर जो ज्ञात अज्ञात रूप में उनके उक्त निर्णय के पीछे कहीं रहा होगा, और वह है पल्लव की भूमिका। ये कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। देखिए, उन्होंने जो दिया वो कालक्रम के अनुसार दिया। उन्होंने जो काव्य संग्रह माना है पल्लव को पहला छायावादी काव्य संग्रह माना है, तो कालक्रम के आधार पर माना है, क्योंकि झरना का जो पहला संस्करण आया था 18 में आया है, उसमें वो काव्य वैशिष्ट्य नहीं था। तो इसके बाद पल्लव आता है, तो ये इन्होंने कालक्रम के आधार पर कहा कि पल्लव पहले काव्य संग्रह होना चाहिए। लेकिन जो चतुर्वेदी जी हैं वो उसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि शुक्ल ने तो केवल कालक्रम को ही लिया, लेकिन अगर एक कारण और है कह रहे हैं जो जिसको शुक्ल जी ने मतलब उनको पता है लेकिन उनके पीछे कहीं रहा है कह रहे हैं। वो क्या है कह रहे हैं? तो काव्य की जो पल्लव है उसकी भूमिका, तो कहीं ना कहीं जो पल्लव की भूमिका दी गई है उसकी भी बहुत बड़ी विशिष्टता है। और दूसरा कालक्रम के आधार पर है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। अगला है, किसके संदर्भ में कहा गया है कि इसमें पहली बार एक नए काव्यानुभव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है और पल्लव की भूमिका के लिए है। यहाँ पे एक प्रश्न क्रिएट किए, तो सीधे सीधे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि इसमें पहली बार एक नए काव्यानुभव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है पल्लव की भूमिका के लिए। अगर सीधे सीधे पूछ लें कि कौन से छायावादी रचना में नए काव्यानुभव को वैसे ही नए काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट किया गया है, यानी कि जो काव्य के अनुभव होते हैं उसको नए काव्य दर्शन के आख्यान के द्वारा पुष्ट किया गया है। तो ये किस में किया गया है? तो पल्लव की भूमिका में। तो भूमिका में किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे काव्य दर्शन का आख्यान करके पुष्ट के कहाँ पे किए गए हैं काव्य के अनुभवों को? तो पल्लव की भूमिका में। अगला प्रश्न देखिए, किसके संदर्भ में कहा गया है कि झरना में कवि
कवि की कोई भूमिका नहीं है। बाद में सिर्फ 4-6 पंक्तियों का एक प्रकाश की निवेदन है, जिसमें दावा किया गया है कि नए ढंग के काव्य आंदोलन का आरंभ इस काव्य संग्रह से हुआ है। तो जो झरना का पहला काव्य संग्रह आया था, यानी कि जो झरना का पहला काव्य संग्रह जो 1918 में आया है, उसमें जब वो झरना के अंतिम लाइन, यानी कि इसमें ये कथन पहले तो ये जान लीजिए कि किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है और इन्होंने ये झरना काव्य संग्रह के संदर्भ में कहा है। लेकिन जो कहा गया है, जिसके आधार पर शुक्ल जी ये चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि झरना में कवि की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि पल्लव में भूमिका दी है इन्होंने पंत जी ने। तो यहाँ एक तो ये बता रहे कि इसमें पहले तो कोई भूमिका नहीं है, और अंतिम जब इसका समापन होता है झरना का तो वहाँ पे कह रहे कि 4-6 पंक्तियाँ एक प्रकाश की निवेदन के रूप में दी गई हैं। तो वो 4-6 पंक्तियाँ क्या हैं, वो चीज़ ये पंक्तियाँ हैं, इसको मैंने नीचे इंक्लूड कर दिया कि वो समझ में आ जाएगा। तो वो जो झरना लिखा गया है, उसके अंत में जब वो समापन की ओर जाता है तो उसमें जो प्रकाशकी निवेदन है एक, उसके आधार पर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। क्या लिख रहे हैं कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ। प्रस्तुत संग्रह मतलब झरना द्वारा हुआ। ये चीज़ उस जो झरना काव्य संग्रह है 1918 वाला, उस संस्करण के अंतिम में 4-6 लाइनों में कहा गया है। तो वो पंक्तियाँ क्या हैं कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा हुआ। ये उसमें झरना में लिखी हुई पंक्ति हैं। तो ये चीज़ किसने कही है कि 4-6 पंक्तियों का एक प्रकाश की निवेदन है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है झरना काव्य संग्रह के लिए। बस ये नीचे मैंने इंक्लूड इसलिए किया है कि वो क्या चीज़ इंक्लूड की है इन्होंने अंत में, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज ना करिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। ये जो अगर कथन पूछा जाएगा, इसको एक बार और समझिए। अगर सीधे सीधे कथन पूछा जाएगा कि किसके संदर्भ में कहा गया कि झरना में कवि की कोई भूमिका नहीं है, बाद में देखिए, एक तो इन्होंने भूमिका न होने की बात की है, और बाद में सिर्फ 4-6 पंक्तियों का एक प्रकाशकी निवेदन है, ठीक है, जैसे आभार व्यक्त करने के लिए या एक प्रकाश की निवेदन के रूप में अंत में लिख देते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है जिसमें दावा किया गया, और उस जो लिखा गया है उसी में दावा किया गया है कि नए ढंग के काव्य आंदोलन का आरंभ इसी काव्य संग्रह से हुआ है, यानी कि ये झरना से हुआ है। ये चीज़ उसमें दावा किया गया है, कह रहे हैं। तो ये कथन किसका है पूछा जाएगा, तो सीधे सीधे ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का झरना काव्य संग्रह के लिए है। अब बात करते हैं कि वो जो झरना में अंत में जो प्रकाशकी निवेदन था वो था क्या, तो उसको भी देख लीजिए। अगर पूछ लिया जाए कि ये किस में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ याद होना चाहिए। ये ऊपर के कथन से अब इसको अलग से समझिएगा। तो ये लिखा है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, क्योंकि झरना को पहला काव्य वो उसका प्रयोगशाला के रूप में माना गया है, तो इसलिए कहते हैं कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा हुआ है, यानी कि झरना द्वारा हुआ है। ये कहाँ लिखा गया है, अगर पूछा जाए, प्रश्न बन जाए कि ये चीज़ कहाँ पर लिखी गई है, तो आपको लिखना है कि झरना के अंतिम प्रकाश के निवेदन के रूप में लिखी गई है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कि पल्लव की कविताएं और उसकी भूमिका मिलकर समुचे साहित्यिक वातावरण और उसकी व्यापक अनुभूति को एक नए बौद्धिक अभिनिवेश से संपन्न करती है। छायावाद के संदर्भ में इतिहासकार शुक्ल की प्रवर्तन विषयक मान्यता और पुष्ट होती है। आलोचक छायावाद की व्यवहारिक काव्य व्याख्या तोषजनक रूप में कर सकते हैं। ये कथन किसका है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अगला देखिएगा, 1930 के दशक में लिखित शुक्ल के इतिहास की बड़ी विशेषता यह भी है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर आलोचक यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत यद्यपि कि सांकेतिक रूप ही खड़ा करता है, जैसे कि आदि तथा मध्यकाल के संदर्भ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, काव्यशास्त्र तथा साहित्य का। तो ये कथन किसका है, ये भी शुक्ल जी के आधुनिक काल के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। वो कहते हैं कि इनके इतिहास जब 1930 में जब आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इन्होंने यूरोपीय साहित्य के वहाँ किसी भी लेखक को इन्होंने नहीं छोड़ा है।
तो वहाँ पर यूरोपीय साहित्य के बारे में भी ये लिखे हुए हैं। जैसे इन्होंने मध्यकाल के संदर्भ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और काव्य शास्त्र के साहित्य का विश्लेषण किया है, उसी तरह किया है। तो एक नोट के तौर पर यहाँ रखना, ये कथन तो ध्यान रखिएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने किन विदेशी लेखकों को लेकर के लिखा है आधुनिक काल पे। तो कुछ का उन्होंने नाम दिया है, तो ये नाम हमको ध्यान होना चाहिए कि शुक्ल जी के द्वारा इन पर लिखा गया है कुछ ना कुछ। तो टॉलस्टॉय हैं, हार्डी हैं, शैली हैं, मातल्लिंक हैं, गेटे हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, वायरन हैं, मेरेथिड हैं, काउपर हैं, वॉर्न्स हैं, स्कॉट हैं, व्हिटमैन हैं, ग्रे हैं, आनातोले हैं, फिर विस्लर हैं, ब्रैडले हैं, डेमिल हैं, रिचर्ड्स हैं, अबरक्राम्बे हैं, क्रॉचे हैं, फ्रायड हैं। और इनके उसमें क्या कहते हैं कि इन्होंने इनका केवल नामोल्लेख ही नहीं किया है, बल्कि उनके वैशिष्ट्य और योगदान का भी संक्षिप्त में वर्णन किया है। किसमें? आधुनिक काल के अंतर्गत 1930 के दशक की बात कर रहे हैं। उस समय, अब ये जो प्रेजेंट थे, यानी कि ये तो हो गए सारे लोग, लेकिन दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस समय के जो एलियट कहते हैं जिनको, वो हो गए, और ई कैमिंग्स हो गए। ये दो लेखक थे। जैसी नई उभरती आंग्ल अमेरिकी लेख की प्रतिभाओं का भी साधारण विवेचन किया है। अगर प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने, ये मोस्ट हो जाते हैं क्योंकि ये उसी समय लिख रहे थे। तो अगर प्रश्न बनता है कि किन आंग्ल अमेरिकी लेखकों के प्रतिभाओं का साधारण विवेचन इन्होंने दिया है, तो एलियट हो गए और ई कैमिंग्स हो गए। इन दोनों का इन्होंने उदाहरण देते हुए विवेचन किया है। तो ये हो गया आधुनिक काल में जो विदेशी लेखकों को ये लिए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक काल क्रमिक वृत्त भर नहीं है जो अधूरा रह जाए, वरन अपने में एक संपूर्ण रचना है, फिर नई रचनात्मकता को उत्प्रेरित करती हुई। ये कथन किसका है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। जब आधुनिक काल में हम देखते हैं कि उनका छायावाद पे ही समापन हो जाता है, आगे शुक्ल जी की मृत्यु हो जाती है, वो लिख नहीं पाते हैं। तो वहीं पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक कालक्रमिक वृत्त भर नहीं है जो अधूरा रह जाए, वरन अपने में एक संपूर्ण रचना है, फिर नई रचनात्मकता को उत्प्रेरित करती हुई। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला कथन है, समूचे भारतीय परिदृश्य पर इतनी व्यापक आलोच की सजगता और विराट क्षमता अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। ये कथन भी शुक्ल जी के इतिहास को लेकर के रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अब ये जो मैंने इसमें मोस्ट लिखा है, इसको विशेषता ध्यान रखिएगा। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ये कथन है शुक्ल जी का। ठीक है, तो धारा की लक्षणा से अनुप्रेरित यह अकेला संक्षिप्त सा वाक्य इतिहास का अंतिम अनुच्छेद भी है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। तो यहाँ दो जो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, जो उसका आरंभ हुआ है, जिसमें हमने पहले या दूसरे वीडियो में हम लोग देखे थे कि गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा में जिस तरह से आरंभिक एक उसके साथ शुरू होता है, आरंभिक कथन के साथ जो इन लोगों का ग्रंथ शुरू हुआ है। जैसे गोदान में भी एक आरंभिक कथन आया है, राम की शक्ति पूजा भी एक आरंभिक कथन से शुरू होता है, और गोदान, राम की शक्ति पूजा और कामायनी, ये तीन के तीन जो ग्रंथ हैं, इसमें एक सबसे पहले कोटेशन या आरंभिक कथन आता है, उसी के आधार पर शुरू होता है। तो इन तीनों से कंपैरिजन करके इन्होंने शुक्ल के इतिहास के संदर्भ में भी कहा था कि इसमें भी जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने शुरू किया है, तो वो आरंभिक कथन के साथ होता है। तो आरंभिक कथन हम लोग देखते हैं कि जहाँ ये कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति, ये वाला जो कथन इन्होंने कहा है, इससे ये इतिहास इनका आरंभ होता है। और समापन जो हो रहा है वो भी एक कथन से ही समापन हो रहा है। तो वो जो कथन है वो मोस्ट इसलिए हो जा रहा है कि इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है, ये अंतिम कथन है। इसके बाद शुक्ल जी ने नहीं लिखा था। तो आप जब शुक्ल जी की बुक को उठाएंगे तो ये चीज़ उनके लास्ट में आपको लाइन के रूप में मिलेगी कि इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। तो यहाँ अब इसके बाद तो इनका विवेचन यहाँ पे समापन ही हो जाता है शुक्ल जी का।
सारा जो इन्होंने भूमिका में दिया है। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने व्यक्तित्व के रूप में कहा है कि जब ये दिल्ली गए थे 1989 में, तो वहाँ त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जो भारत के नियंत्रक भी थे और महालेखा परीक्षक भी थे, इनके वहाँ पर ये जा रहे थे। तो वहाँ पर इनको बैठक हुआ था, तो बैठक एक लगी थी अपराह्न के बाद। तो उसमें सुधाकर पांडे थे, प्रधानमंत्री थे, और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के लोग थे। तो यहाँ पर इनको प्रस्तावित इनके सामने प्रस्ताव रखा गया था, कहते हैं चतुर्वेदी जी, कि मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि मैं शुक्ल की इतिहास का मतलब आगे को उसको लिखूं, क्योंकि वो छूट चुका था छायावाद पे, उस पर मैं लिखूं, ये चीज़ कहा था, कह रहे हैं। और इसको बोलते हैं कि जब मुझे इतने लोगों के बीच में बैठक में कहा गया कि मैं शुक्ल के इतिहास पर आगे को कार्य करूं, तो मुझे बहुत आत्मसंतोष वहाँ पे प्राप्त हुआ था, कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि ये बोले नहीं कि शुक्ल इन्होंने ये कह के उसको रोक दिया कि शुक्ल की जो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है वो अपने आप में पूर्ण है, कहते हैं। तो इन्होंने उसको लिखा नहीं, और वहाँ पे बताते हैं कि मैंने 1986 में एक अपना स्वयं का जो इनकी हिंदी साहित्य संवेदना और विकास करके है, वो मैं अपना स्वयं की एक पुस्तक में लिख चुका हूँ, कहते हैं। अगर हो तो इस तरह से आगे जो बैठक थी उन्होंने इनसे कुछ नहीं कहा। तो यहीं पर एक तरह से इन्होंने शुक्ल जी की पुस्तक को क्या कहा था कि मतलब वो अपने आप में पूर्ण है, ये कह के उनके इतिहास को आगे लिखने से एक तरह से कहिए तो मना कर दिया था। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे तो समाप्त तो हो गया लगभग भूमिका, लेकिन मुझसे एक भूल हुई थी कि जो प्रथम पृष्ठ था इनकी भूमिका का, उसमें कुछ कोटेशन थे जो छूट गए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसको मैं अंत में एक साथ सारी कोटेशंस को इकट्ठा करूँगी। तो ये 2-3 कोटेशन बची हुई है, इनको भी आप सुन लीजिएगा, जिसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, उसको मैं इंक्लूड कर रही हूँ। और ऊपर जो ये इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, यहाँ पे इनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। अब जो प्रथम पृष्ठ था उससे कुछ कोटेशन मेरी छूट रही थी, तो उसमें पहला कोटेशन था, मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिसमें परिस्थिति के अनुसार संक्षिप्त जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया है। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। अगला कथन देखिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वतंत्र स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य, परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है, ये साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कथन किसकी है? तो शुक्ल जी की है। तो ध्यान रखिएगा, इसी में इन्होंने कहा है जिस तरह से आरंभिक कथन कामायनी, गोदान और शक्ति पूजा में है, वो इसमें भी है। और एक यहाँ पे एक प्रश्न बनता है जो मैं कह रही थी कि इन्होंने आरंभ किससे किया है, तो इसी कथन से किया है, ठीक है। और अगला लास्ट में इसके विषय में है कि इतिहासकार समस्त दर्शन का सार सूत्र भी इसी कथन को कहा गया। अगर प्रश्न बनता है कि इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार सूत्र किसे कहा गया है, तो वो इनके इसी कोटेशन को कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो कोटेशन थी इनकी, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इन्होंने नॉर्दर्न कहा है इसको, के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। सन 1913 में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित कराया। तो ये चीज़ इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वृत्त संग्रह के रूप में, तो उसको ध्यान रखना है कि किसको इन्होंने क्या कहा है। तो वृत्त संग्रह इन्होंने ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना को कहा है, बड़ा कवि वृत्त संग्रह इन्होंने ग्रियर्सन के कहा है, और बड़ा भारी वृत्त संग्रह इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को कहा है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें इन्होंने वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया। अगर पूछा जाए ना कि वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश
मिश्र बंधुओं के किस में मिलता है, तो मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा इसको। अगला एक है वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रवृत्ति है। इस वृत्त को इतिहास बनाना यह रामचंद्र शुक्ल का काम है। दर्शक से दृष्टा बनना यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्य और घटना क्रमों को देखता है। तो ये कथन किसका है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। तो इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो गई, और कल से हम शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसका उससे प्रश्नोत्तरी करेंगे। और आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।